हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है ये देखना है हमें। वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या हैं वो देखना है। डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स कौन कौन से हैं ये डिस्कस करेंगे हम। और वेक्टर से रिलेटेड रूल्स जैसे एडिशन का रूल, सब्ट्रैक्शन का रूल, प्रोडक्ट का रूल, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक फंडामेंटल चैप्टर है ये, फिजिक्स के लिए हर जगह यूज होता है और इसलिए ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज से। ठीक है, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वेक्टर, पर पहले हम यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which can be measured। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपको पता है कि टाइम इज ए फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इस सब का मेजरमेंट पॉसिबल है और इसलिए इन सभी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे बच्चों हम ये जनरली ये कहते हैं कि एक पर्सन के थॉट्स जो हैं उनमें बहुत डेप्थ है, वो बहुत अच्छा सोचते हैं, पर हमारे पास कोई मेजरमेंट के लिए स्केल नहीं है कि हम उसके थॉट्स को मेजर कर लें। इसका मतलब जो थॉट्स हैं वो मेजरेबल नहीं है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी मींस क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, तो जिनका मेजरमेंट हो सकता है। अब फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप से होता है। यहां पर इस चैप्टर में हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फर्स्ट इज स्केलर एंड सेकेंड इज वेक्टर। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब बच्चों स्केलर क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ऐसी क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ठीक है, तो जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है लेकिन जिनमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, और ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहां पर ये डेफिनेशन है, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, and the vector quantities are the physical quantities which have both magnitude and direction। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर वेक्टर की डेफिनेशन में हम एक कंडीशन इंक्लूड करते हैं, तभी ये डेफिनेशन कंप्लीट होती है। तो हम कंडीशन क्या यहाँ पर ऐड करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, और ये वेक्टर के रूल्स जो हैं, एडिशन के जो रूल्स हैं, उनको फॉलो करती हैं। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन बन रहा है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जो वेक्टर एडिशन के रूल्स हैं उनको फॉलो यदि करता है क्वांटिटी, तो हम क्या कहते हैं, वो वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये सफिशिएंट नहीं है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा तो वेक्टर कह देंगे, ये सफिशिएंट डेफिनेशन नहीं। रीजन देखिए आप यहां पर, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, इस करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट को जब हम देखते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड भी है, 1 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर करंट, 3 एम्पियर करंट, 4 एम्पियर करंट, मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन भी है, एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, लेकिन ये स्केल वेक्टर नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि ये वेक्टर रूल्स को, वेक्टर एडिशन के रूल्स को फॉलो नहीं करती। तो बच्चों एडिशन रूल्स क्या होते हैं ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और भी देखिए हम यहाँ पर, जैसे एक बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज, बैटरी का ईएमएफ। तो वोल्टेज जो है वो उसका डायरेक्शन होता है
ईएमएफ का डायरेक्शन होता है नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट ऑफ ए बैटरी, और ये जो ईएमएफ है ये मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन उसके बाद भी ये वेक्टर नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि वेक्टर एडिशन के रूल्स को फॉलो नहीं करती। ठीक है, कुछ क्वांटिटीज हैं जैसे फोर्स है, जैसे वेलोसिटी है, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। ये सब वेक्टर रूल्स को भी फॉलो करती हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हैं, इसलिए ये सभी क्वांटिटीज जो हैं वो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन हम देखें जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, पावर, ये क्वांटिटीज जो हैं, ये क्वांटिटीज में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होंगे, और साथ में कंडीशन है कि वो वेक्टर एडिशन के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तभी वो वेक्टर है। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल ध्यान रखना। और भी क्वांटिटीज हैं जिनमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हैं, लेकिन वो फिर भी वेक्टर नहीं है, तो आगे हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने ये लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है करंट को और वोल्टेज के बारे में, इसलिए एग्जाम्पल को यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो अभी ये डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों चैप्टर का नेम है वेक्टर्स, तो अभी हम इस क्लास में आगे वेक्टर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों वेक्टर को यदि रिप्रेजेंट करना है तो हम जैसे एक एरो को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक एरो यहाँ बनाया हुआ, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी एरो की जो लेंथ होती है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और जो एरो है वो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये कौन सा वेक्टर है, इसके लिए हम अल्फाबेट यूज करते हैं, लेटर यूज करते हैं, ABCD में से कोई भी, और यहाँ पर हम उसके ऊपर एक एरो बना देते हैं, तो इसको रीड करते हैं ए वेक्टर। ठीक है, इस सिंबल को हम कहते हैं ए वेक्टर। अब बच्चों ये ध्यान रखना अब कि जो गिवन वेक्टर है वो उसका डायरेक्शन कोई भी हो, लेकिन अल्फाबेट के ऊपर तो डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट ही होगा। जैसे कोई वेक्टर यहाँ है, तो अब आपने ए लिखा हुआ है, तो ए के लिए एरो यहां नहीं बनाना है, एरो तो यहीं बनेगा। ठीक है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अल्फाबेट्स हैं उस पर हम एरो ड्रॉ बनाते हैं, और ये बताता है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। जैसे कहीं पर हमने लिखा है एफ वेक्टर, इट मीन दिस इज फोर्स वेक्टर, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। ठीक है, तो ये हमने उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो अभी डिस्कस किया। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर्स को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जीरो वेक्टर क्या होता है, ये देखें पहले हम। जीरो वेक्टर, तो बच्चों जैसे नाम से हमें समझ में आ रहा है कि जो वेक्टर है वो जीरो क्यों है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जीरो। ठीक है, तो यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो उसको हम जीरो वेक्टर कहेंगे, और डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो है। अब बच्चों आपको ये लगेगा कि मैग्नीट्यूड यदि जीरो है तो उसकी क्वांटिटी का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं बन रहा है, तो फिर हम कैसे उसकी डेफिनेशन बता रहे हैं? जो प्रेजेंट ही नहीं है उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं? जीरो मैग्नीट्यूड मतलब नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ए क्वांटिटी। तो फिर हमें इसकी डेफिनेशन की जरूरत क्या होती है? तो बच्चों जैसे यहाँ पर यदि आपसे ये कहा जाए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो हैं वो इक्वल वेक्टर, और अब यहाँ पर आपसे कहा जाए कि बताइए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा। ठीक है,
तो अब क्या सोचना है आपको, ए और बी तो इक्वल है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ आर इक्वल एंड वी सब्ट्रैक्ट बी वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर, तो आंसर आपको लग रहा है 0 आना चाहिए, डेफिनेट 0 आएगा, लेकिन 0 नहीं, 0 वेक्टर आएगा। ठीक है, क्योंकि वेक्टर माइनस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। ठीक, तो यहां पर अभी हमने देखा कि यदि कोई भी वेक्टर है जिसमें यदि एक जैसे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिजल्ट होता है वो 0 वेक्टर होता है। ठीक, ऐसे ही और रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, जैसे ए वेक्टर में हम 0 को ऐड करें तो अब क्या मिलेगा। तो बच्चों आपको लग रहा है ए वेक्टर में 0 ऐड मतलब ए वेक्टर मिलेगा, पर अब यहां पर हम देखें ये प्रॉपर नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि वेक्टर में वेक्टर ही ऐड हो सकता है, नंबर ऐड नहीं होगा। तो यहां पर ये जो होना चाहिए वो कौन सा वेक्टर होना चाहिए, 0 वेक्टर। ऐसे ही ए वेक्टर में से यदि हम 0 को माइनस करें तो क्या बचेगा, तो आंसर है ए वेक्टर, लेकिन फिर वही बात वेक्टर माइनस वेक्टर होगा तभी ए वेक्टर यहां पर हमें मिलेगा। तो कुछ चीजों को हमें डिफाइन करने के लिए 0 वेक्टर की रिक्वायरमेंट बनती है। ठीक है, जैसे आपको यदि कहा जाए कि ए वेक्टर में आपने एक नंबर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब बच्चों क्या मिलेगा। ठीक है, तो 0 को तो किसी से ही मल्टीप्लाई करो 0 आता है, लेकिन यहां क्या आएगा, क्योंकि 0 को ए वेक्टर में मल्टीप्लाई किया तो जो आएगा वो आएगा 0 वेक्टर। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, तो इसका मैग्नीट्यूड ए और इसका मैग्नीट्यूड 0, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो नया मैग्नीट्यूड बनेगा 0, लेकिन डायरेक्शन सेफ है इसलिए उसको क्या कहेंगे, 0 वेक्टर। तो अभी हमने कहा कि 0 वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ 0 मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसको क्या कहते हैं, 0 वेक्टर। और ये जो कुछ भी हमने यहाँ डिस्कस किया है ये सब बताते हैं 0 वेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी क्या नीड है, ये यहाँ पर अभी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये कुछ एक डेफिनेशन अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बच्चों इसके बाद में हमें डिफाइन करना है कुछ और भी वेक्टर जो बहुत सिंपल हैं, जैसे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, तो इक्वल वेक्टर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, यदि दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो हैं वो सेम है। ठीक है, तो टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड बोथ आर डायरेक्टेड in this both are in the same direction, then both the vectors are called equal vectors। ठीक है, तो ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, जिनका डायरेक्शन सेम है, वो क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। अब बच्चों इक्वल वेक्टर मिल गया तो अनइक्वल भी हो सकता है। अनइक्वल का मतलब क्या है कि दो वेक्टर हैं उनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, जैसे देखिए ये दोनों अब अनइक्वल हो गए। ये भी हो सकता है कि उनका डायरेक्शन भी डिफरेंट हो। ठीक है, तो या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कोई भी एक चीज डिफरेंट हुई तो वो अनइक्वल वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बोथ द वेक्टर्स आर सेम। ठीक है, देन बोथ द वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। ठीक, अब इसके बाद में हम देखें कि इक्वल वेक्टर के बाद में नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी। बच्चों ये सब बेसिक है, इसको लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, पर ये जो हैं वो कहीं ना कहीं यूज होते हैं। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, किसी एक वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर का क्या मतलब। तो हम ये कहते हैं कि यदि एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसके इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक और वेक्टर है बी वेक्टर, तो हम कहते हैं कि ए वेक्टर इज द नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। तो ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के इक्वल है मैग्नीट्यूड में लेकिन अपोजिट है डायरेक्शन में, इसलिए ए और बी को हम अपोजिट वेक्टर भी कहते हैं, या इनको हम क्या कह सकते हैं, नेगेटिव वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखें कि किसी वेक्टर के मॉडुलस का क्या मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं और वो है मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर।
मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर के मॉडुलस का क्या मतलब? तो मॉडुलस मींस मैग्नीट्यूड। तो यदि दो वेक्टर हैं जिनके या सिंपली ये डिस्कस करें कि एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का दो प्रोसीजर है। एक तो ए वेक्टर पर एरो बना है तो वेक्टर है, यदि हम केवल अल्फाबेट यूज करें, ए लिखें, एरो नहीं बनाएं, तो वो कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। दूसरा प्रोसीजर क्या है कि हम ए वेक्टर बनाएं और उसके दोनों साइड में लाइन ड्रॉ करें। ये लाइन हमें क्या बताती है? दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसका मॉडुलस जो है वो अभी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर कुछ और भी टर्म हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर, तो फिक्स्ड वेक्टर का मतलब क्या है? तो फिक्स्ड वेक्टर मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट जो है वो फिक्स्ड होता है, उसको हम फिक्स्ड वेक्टर या लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि ये एक ओरिजिन है O, एक वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ यहां गया, तो जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, देखिए यहां से ये इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, इसको हम कहेंगे फिक्स्ड वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, और फ्री वेक्टर का मतलब क्या होता है? तो फ्री वेक्टर मतलब जिसका ओरिजिन या जिसका इनिशियल पॉइंट जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? वो फ्री वेक्टर कहलाता है, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखें हम। यहाँ पर जैसे आपको कहा गया कि फोर्स वेक्टर, तो जैसे ये बॉडी है, इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो अभी हमने कह दिया ये उसका इनिशियल पॉइंट है, फिक्स्ड हो गया, ये इनिशियल वेक्टर हो गया। ठीक है, फिक्स्ड वेक्टर हो गया क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट जो है वो क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, और फ्री वेक्टर का मतलब है कि यदि वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है। कुछ एग्जांपल देखें, जैसे एक लाइन है और एक पार्टिकल इस लाइन के चारों तरफ मूव कर रहा है। अब बच्चों यहां पर यदि आपको कहा गया कि इस पॉइंट पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी कहां होगी, तो आप क्या करेंगे? एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पर वेलोसिटी कहां होगी? तो पार्टिकल ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो आप टेंजेंट यहां ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, ये जो वेक्टर आपने ड्रॉ किया है ये बताता है वेलोसिटी वेक्टर एट दिस पॉइंट एंड दिस इज वेलोसिटी वेक्टर एट दिस पॉइंट। तो इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, आप कितना भी पीछे और इसको कितना भी ऊपर ले जा सकते हैं। तो ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्री वेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखें हम यहाँ पर नेक्स्ट टर्म को हम डिफाइन कर सकते हैं और वो होगी कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, तो कोलिनियर का मतलब होता है ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, जिनका डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन पर एक्ट होते हैं या फिर वो एक दूसरे के पैरेलल लाइंस पर एक्ट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर हमने देखा ये ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर। बोथ द वेक्टर एक्ट इन अ लाइन, एक ही लाइन पर दोनों अप्लाई हो रहे हैं। अब ये सेम डायरेक्शन भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है। ये भी क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर, मींस बिकॉज दे एक्ट इन द सेम लाइन। ठीक है, एक ही लाइन पर वो एक्ट हो रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे? सेम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। अब बच्चों यहाँ ये भी इंक्लूड कर लेते हैं कि यदि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों वेक्टर जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको क्या कह सकते हैं? पैरेलल वेक्टर, डेफिनेट कह सकते हैं। लेकिन इनको हम कोलिनियर वेक्टर भी कह सकते हैं क्योंकि इनका डायरेक्शन ऑफ जो एक्शन है वो क्या है? सेम है। अपोजिट होगा यदि ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट पर यदि दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, एक इस साइड और एक इस साइड,
तो अभी भी हम उनको क्या कह सकते हैं, ये एक्चुअल में है तो पैरेलल वेक्टर, लेकिन ये एंटी पैरेलल है। यदि डायरेक्शन अपोजिट है तो एंटी पैरेलल, और यदि डायरेक्शन सेम है तो हम कहेंगे पैरेलल। ये श्योर है ये पैरेलल है। लेकिन यहां पर हम ये इंक्लूड कर सकते हैं कि यदि दो वेक्टर हैं एक ही लाइन पर एक्ट हो रहे हैं तो उनको क्या नेम देंगे, हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। ठीक है। अब बच्चों को प्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? को प्लेनर, तो बच्चों नाम से हमको सीखना है ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में एक्ट होते हैं, एक ही प्लेन में। जैसे अभी हमने देखा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमने देखा कि एक वेक्टर यहां पर है और एक वेक्टर यहां पर है। तो दोनों ही वेक्टर जो हैं वो एक ही प्लेन पर हैं, प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन पर हैं, और इसलिए इसको कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। ठीक है। तो कोप्लेनर वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? द वेक्टर्स विच एक्ट इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर अप्लाई होंगे, एक ही प्लेन पर एक्ट होते हैं, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। ये कोप्लेनर है। और कोइनिशियल का आपको बता दिया कि जिनका लाइन जो है, लाइन ऑफ एक्शन वो सेम है या अपोजिट है, ऐसा भी हो सकता है ये। तो ये दोनों वेक्टर क्या हैं? कोलिनियर, या अपोजिट भी हैं, लेकिन ये भी क्या कहलाएंगे? कोलिनियर। और ये वेक्टर्स क्या हैं? कोप्लेनर कहलाएंगे। अब बच्चों यहीं पर हम देखें को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, तो ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट मींस स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है वो क्या कहलाते हैं? को इनिशियल और को स्टार्टिंग वेक्टर। को इनिशियल, ठीक है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। जैसे अभी हम देखें इसी डायग्राम में, देखें इस डायग्राम में ये ए और बी दो वेक्टर हैं, इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ओ है। ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये अलग बात है कि उनका डायरेक्शन अलग अलग है। तो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा उनको क्या कहेंगे? को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। ठीक है। अब देखिए को टर्मिनस वेक्टर, तो को टर्मिनस वेक्टर का क्या मतलब है? तो यदि एक से ज्यादा वेक्टर अप्लाई हो रहे हैं और वो उनका जो वो टर्मिनेट कहाँ पर होते हैं, मतलब वो जो उनका एंडिंग पॉइंट कहाँ पर है, तो अभी हम देख रहे हैं कि कुछ वेक्टर्स हैं जिनका एंड पॉइंट जो है वो फिक्स्ड है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं? को टर्मिनस वेक्टर नेम देते हैं। ठीक है। तो ये जो वेक्टर्स हैं ये कैसे वेक्टर हैं? को टर्मिनस वेक्टर है। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशंस आपको क्लियर हुई होगी। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ऑल आर को टर्मिनस वेक्टर बिकॉज दे टर्मिनेट एट ए कॉमन पॉइंट। एक ही पॉइंट पर टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, जो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, एक ही पॉइंट से ओरिजिन होता है, जैसे ये, तो इसको कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर में ये है टेल और ये है हेड, तो जहां उनके हेड मिलते हैं वो पॉइंट को टर्मिनस। ठीक है, देखो सभी मिल गए यहाँ पर आकर, और इसमें क्या ये स्टार्ट हुआ, यहाँ से अलग अलग डायरेक्शंस में एक्ट हो रहे हैं। तो ऑल दीज आर कॉल्ड को इनिशियल एंड ऑल दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर। ठीक है, तो बच्चों नेम हमें ये बताता है कि वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है। ठीक है ना, तो ये कुछ वेक्टर्स को हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। अब कुछ ऐसे वेक्टर्स देखें जो हम ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब है। ठीक है, जिनको हम इन वर्ड्स को हम ज्यादा यूज करते हैं, पोजीशन वेक्टर। अब बच्चों यहां पर देखिए कि कोई भी वेक्टर जो क्वांटिटी होती है वो हमें क्या बताती है। तो वेक्टर यदि है तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। ठीक है, अब आपको इस वेक्टर को डिफाइन करना है। तो वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। तो पोजीशन वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड है वो हमें क्या बताता है? तो यहां पर हम लिखते हैं कि पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन
पोजीशन और उसका डिस्टेंस बताता है किसके रिस्पेक्ट में, किसी रेफरेंस पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अभी डायग्राम देख लेंगे हम, हमें बात समझ में आएगी। तो पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर which gives position of a particle with respect to reference point O। मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड पोजीशन को बताता है पार्टिकल की किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और इसका डायरेक्शन क्या बताता है, इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो हमें क्या बताता है कि वो जो पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में वो सिचुएटेड है। डायग्राम के बेस पर स्टडी करते हैं। देखिए ध्यान से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये है ओ। यदि आप कहें कि यहाँ पर ए पॉइंट पर एक काइट है, तो अब आपने क्या किया, यहाँ से एक एरो ड्रॉ किया। ये जो एरो है इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा, एरो की जो लेंथ होगी, मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमें ये बताएगा कि पार्टिकल जो है, काइट जो है, वो ओ से कितनी डिस्टेंस पर। ठीक है, और एरो का जो डायरेक्शन है वो हमें ये बताएगा कि वो जो काइट है वो ओ के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर गिव्स द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है, जैसे काइट जो है वो उड़ते हुए यदि यहां पर आ गई पॉइंट बी पर, तो आप कहोगे कि पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया है, डायग्राम को फॉलो करें तो हमें दिख रहा है कि उसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया है, और साथ में ये भी दिख रहा है कि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई भी चेंज हो जाए तो वेक्टर चेंज होगा। तो इसको आप कह सकते हैं ए वेक्टर, इसको आप कह सकते हैं बी वेक्टर, या R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, ऐसे नेम दे सकते हैं। ठीक है, आप इसको क्या कह सकते हैं, इनिशियल पोजीशन ऑफ काइट इज एट ए at time t1, but after time t2 at time t2 kite reach at the position b, and initial position vector is r1 vector, final position vector is r2 vector। तो पोजीशन वेक्टर हमें किसी पार्टिकल की रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन बताता है विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड बताएगा कितनी दूर है पार्टिकल, और जो एरो है वो ये बताएगा कि किस डायरेक्शन में है पार्टिकल। ठीक है ना, जैसे हम ये देखते हैं कि जो क्लॉक है उसका जो पॉइंटर है वो कंटिन्यू मूव कर रहा है। तो यदि उसके हेड की बात करें, उसके हेड पर हम एक मार्क बना दें, तो उस मार्क का जो पोजीशन वेक्टर है क्या वो फिक्स्ड है। एक क्लॉक है, उसका जो पॉइंटर है, घड़ी की जो सुई है, देखिए ये पॉइंटर है, ये इसको पार्टिकल कह लीजिए। तो यदि एरो, ये जो पॉइंटर का जो हेड है वो यदि यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो आप बताइए कि यहाँ पर उसका पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ कि नहीं ओ के रिस्पेक्ट में। तो डेफिनेट पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि उसकी जो एरो की जो लेंथ है वो तो फिक्स्ड है, पॉइंटर तो छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है। जैसे ये यदि 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इज सेम, बट द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मींस जो ओ के रिस्पेक्ट में उस पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। तो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वो यहाँ से यहाँ गया, मतलब पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा। ये पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी पार्टिकल की किसी रेफरेंस पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में पोजीशन बताता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ में। आपने देखा काइट ए से बी पर आ गया, तो आपने कहा कि वो उसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया, R1 की जगह R2 हो गया, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया ओ के रिस्पेक्ट में, और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। ठीक है, अब सवाल ये आया कि हमें ये पता करना है कि जो स्काई में काइट ए से बी पर आ रहा है, तो उस काइट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो T1 से T2 टाइम में वो ए से बी पर आ गया। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ काइट इन द स्पेस।
तो बच्चों यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है कि हम वहाँ स्केल लगाकर तो मेजरमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पोजीशन वेक्टर के बेस पर मेजरमेंट कर सकते हैं। कैसे मेजरमेंट होगा देखिए आप, अभी हम इसको प्रॉपर लॉ के फॉर्म में लिखेंगे, पर देखिए ओ से ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर, फिर ए से बी वेक्टर, तो हम कहाँ पहुंच गए, ओ से ए पर गए, ए से बी पर गए, तो फाइनली हम कहाँ पहुंचे, हम पहुंच गए ओ से बी वेक्टर। देखिए इस डायग्राम को, तो ओ ए प्लस ए बी दिस इज इक्वल टू ओ बी। तो ओ ए वेक्टर किसके इक्वल है, तो ये है R1 वेक्टर, ए बी वेक्टर एज इट इज, ओ बी किसके इक्वल है, दिस इज R2 वेक्टर। तो ए बी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो बच्चों ये जो ए बी वेक्टर है इसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एस वेक्टर। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ रही है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको क्या बताएगा, तो वो ये बताता है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, उसका डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये बताता है, और ये भी बताता है कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज changed its position in a given time interval। ठीक है, मतलब वो ये बताता है कि एक पार्टिकल ने अपनी पोजीशन में, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो हमको ये बताता है कि एक पार्टिकल ने अपनी पोजीशन में कितना चेंज किया। पहले पोजीशन R1 थी, अब पोजीशन हो गई R2, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर में कितना चेंज हो रहा है वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो पोजीशन वेक्टर पोजीशन बताएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है, ये हमारे पास में इनकी डेफिनेशन है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आती है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि ये जो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा वेक्टर होता है जो हमें ये बताता है कि उस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर में एक डेफिनेट टाइम t2 माइनस t1 टाइम में उसके पोजीशन वेक्टर में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर कैन बी फाइंड बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, आपको ये बात समझ में आती है ना, पहले पोजीशन R1 था, बाद में R2 हो गया, तो पोजीशन चेंज हो गया R2 माइनस R1, और वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, तो अब हमने यहाँ पर पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हाँ इसके बाद में हम कुछ रूल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमें वेक्टर एडिशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक केवल चैप्टर बाउंडेड नहीं है। अभी जो हेडिंग्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, एक्चुअली फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है। फिजिक्स को एक्सप्लेन करना है, अलग अलग जगह कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने हैं, तो हमें वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर के एडिशन के लिए जो रूल्स हैं वो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ट्राइंगल लॉ के लिए अब ध्यान से सुनिए, स्टेटमेंट हम बनाएंगे। जैसे आपको कहा कि ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर जो है ये है बी वेक्टर। लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ एरो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। तो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो बच्चों जब एडिशन की बात होती है तो हमने लोअर क्लासेस में केवल स्केलर्स मींस नंबर को हमने ऐड किया है। हमें 2 और 5 को ऐड करना है, बिना कुछ सोचे हमने 7 लिख दिया। ठीक है, बिना कुछ सोचे इसलिए क्योंकि एक ही आंसर हो सकता है। लेकिन जब हम वेक्टर पढ़ते हैं
तो बच्चों 2+5 का आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। तो स्केलर में तो हमें एक ही आंसर मिलता है, लेकिन जो वेक्टर की बात होती है तो अभी हम देखेंगे कि हमें आंसर 2+5 7 भी मिल सकता है, हमें 2+5 जो है वो 6 भी मिल सकता है, हमें 2+5 जो है वो 5 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है। ठीक है, ये इनमें से कोई सा भी आंसर यहां पर हो सकता है। तो सवाल है कि 2+5 7 होता है, ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन 2+5 3 कैसे हो गया? तो बच्चों ये वेक्टर की बात हो रही, हमें ए और बी के डायरेक्शन को भी यहां देखना होगा। जैसे आप सोचिए कि जैसे ए वेक्टर यहां पर है 5 और बी वेक्टर जो है वो यहां पर है 2। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्सेस लग रहे हैं 5 and 2, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अब नेट फोर्स कितना होगा? तो डेफिनेट 5 - 2 करना होगा। ठीक है ना, अपोजिट है इसलिए माइनस करना होगा। तो जब अपोजिट होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, एग्जैक्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 5 - 2 आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और बच्चों यदि ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होते हैं 5 and 2, तो क्या आंसर जाता है? 7, और 3 भी हमने देख लिया कब। लेकिन यदि वो सेम डायरेक्शन में नहीं है, डिफरेंट अपोजिट भी नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शन में, जैसे 5 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, तो बच्चों अब हम इनका रिजल्टेंट निकालना सीखने वाले हैं और हम देखेंगे वो आंसर 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मतलब 7 और 3 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब हमें यही डिसाइड करने के लिए कि वेक्टर एडिशन कैसे होता है, हम ट्राइंगल लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनना क्या कहा जा रहा है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर इनको ऐड करना है। तो फर्स्ट वी ड्रॉ ए वेक्टर and we decide the name of this vector. This is called OP vector. We draw a vector to maintain its magnitude and direction both. जैसा था इसको यहां से उठाकर यहां रख दिया। ध्यान रखना इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। यह है बी वेक्टर, इसको ले जाकर फर्स्ट वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर के ओरिजिन को सेट करना है। ठीक है ना, पहले वेक्टर के सिर पर सेकंड वेक्टर के पैर को ले जाकर रख देना है, इसके सिर पर उसका पैर रखो। कैसे? इसको यहां से उठाना है हमें और एडजस्ट यहां करना है। ठीक है, तो हमने ये बी वेक्टर को यहां पर ये एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये ट्राइंगल लॉ के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट आपको दिखने लगी। यदि ट्राइंगल लॉ यदि आपको यूज करना है तो आपको क्या करना होगा? एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के ओरिजिन को रखना है। अब बच्चों जैसे ही आपने बी वेक्टर को ए वेक्टर पर सेट किया तो आपने देखा कि ट्राइंगल की 2 साइड्स अभी आपको दिखने लगी। अब हमें इस ट्राइंगल की थर्ड साइड चाहिए। तो थर्ड साइड कहाँ होगी? तो अब हम यहाँ पर ये जो पी क्यू वेक्टर है, इसमें क्यू को ओ से यानी ओ को क्यू से हम ज्वाइन कर देते हैं, और ओ से क्यू को जब हमने ज्वाइन किया तो एक नया वेक्टर आ गया आर वेक्टर, और इसी को कहेंगे सम ऑफ बोथ द वेक्टर्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इक्वेशन क्या है। तो वो है ओपी वेक्टर, ओ से पी पर जा रहे हैं, प्लस पी क्यू वेक्टर, पी से क्यू पर जा रहे हैं। तो फाइनली कहाँ पहुंचे? ओ से क्यू पर हम पहुंच गए हैं। ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। तो अब स्टेटमेंट सुनिए ध्यान से, क्या हो गया? OP is equal to A, PQ is equal to B, and OQ is equal to R. R vector is a resultant vector of A vector and B vector. ठीक है, अब स्टेटमेंट सुनिए ध्यान से। यदि दो वेक्टर किसी ट्राइंगल की दो साइड को एक ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर मीन्स O से P, P से Q, तो if two vectors represents two sides of a triangle in a order, then the resultant of both the vector is represented by the third side of triangle in reverse order. रिवर्स क्यों बोला? ऐसा नहीं कि O से P, P से Q, Q से O, ये तो हो गया इन ऑर्डर, लेकिन O से P, P से Q ये ऑर्डर है, और ये हो गया रिवर्स ऑर्डर।
तो यदि एक ट्राइंगल की दो साइड को दो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं तो उस ट्राइंगल की जो थर्ड साइड होती है वो इन दोनों वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करती है। तो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट द सम ऑफ टू वेक्टर्स। बच्चों स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जब स्टेटमेंट आ जाता है तो केवल एक लाइन बचती है और वही रिजल्ट होता है। आपको केवल स्टेटमेंट पढ़ते और समझते आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इफ टू वेक्टर्स, ठीक है, स्टेटमेंट सुनिए ध्यान से। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल taken in the same order, then their resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order। ठीक है, जल्दी से बात समझ में आई। यदि दो वेक्टर दो ट्राइंगल की दो साइड को बताते हैं तो ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है वो इन दोनों के सम को बताएगी, लेकिन रिवर्स ऑर्डर। ये इतना सा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ ट्राइंगल को हमने कंप्लीट कर लिया। ध्यान रखना, ट्राइंगल लॉ यूज करना है तो फर्स्ट के हेड पर सेकंड के ओरिजिन को सेट करना है। अब बच्चों ट्राइंगल लॉ के बाद में हम डिस्कस करते हैं सेकंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सीधी सी बात है, ट्राइंगल लॉ यदि पढ़ना है तो ट्राइंगल बनाना पड़ गया, और पैरेललोग्राम लॉ यदि पढ़ना है तो पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या प्रोसीजर होगा, पहले लॉ प्रिपेयर करें, फिर स्टेटमेंट डिसाइड करेंगे। जैसे ये ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर। अभी आपको ए वेक्टर में बी वेक्टर का एडिशन करना है, रिजल्ट चाहिए। क्या करेंगे, तो यदि इनको हम ऐड करना है तो फर्स्ट वी ड्रॉ ए वेक्टर कीपिंग to maintain magnitude and direction both, we draw a vector और इसको हमने ड्रॉ किया उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मेंटेन करते हुए। अब हमें क्या करना है, इसमें बी वेक्टर को ऐड करना है। तो ट्राइंगल लॉ के लिए इसके हेड पर सेकंड के ओरिजिन को सेट किया था। अभी हम क्या कर रहे हैं कि ए के ओरिजिन पर बी के ओरिजिन को सेट करेंगे, मतलब ए के पैर पर बी के पैर को रखना है। तो इसको उठा देते हैं यहाँ से और यहाँ पर हम रखेंगे। तो जो ए वेक्टर है उसके ओरिजिन पर हमने बी वेक्टर को रख दिया, ये है बी वेक्टर, और दोनों के ओरिजिन जो है मींस जो दोनों के पैर हैं वो सेम है। ये डिफरेंस आता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखिए आप, ए वेक्टर मिल गया, बी वेक्टर मिल गया। अब ए वेक्टर के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, बी वेक्टर के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। ये बन गया पैरेललोग्राम। नेम दे सकते हैं आप यहाँ पर ओ पी क्यू एस, ये नेम दे दिया। आर नहीं लिखा हमने, आर रिजल्टेंट के लिए यूज करेंगे। तो अभी ये हो गया पैरेललोग्राम ओ पी क्यू एस एंड द टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। स्टेटमेंट सुनिए ध्यान से, इफ टू वेक्टर्स represent two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal of this parallelogram which is originate from intersection point of both the vectors, दोनों वेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से जो वेक्टर निकलता है, जो डायगोनल निकलता है, वही डायगोनल इनके रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, वो आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मींस सम ऑफ द टू वेक्टर। तो फिर से सुन लो बच्चों, ए वेक्टर बी वेक्टर है, क्या करना है, हमें ए वेक्टर के ओरिजिन पर बी वेक्टर को सेट करना है और फिर ए के पैरेलल और बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके पैरेललोग्राम ओ पी क्यू एस को प्रिपेयर करना है। और फिर स्टेटमेंट बनाना है कि यदि दो वेक्टर हैं और दो वेक्टर एक पैरेललोग्राम की
दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो उसका डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, जो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलता है, वो डायगोनल इन दोनों वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? सम ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहां पर थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल रिप्रेजेंट द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। यहां पर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट द सम ऑफ टू वेक्टर्स। लेकिन कंडीशन है, डायगोनल दो हो सकते हैं, एक डायगोनल ये भी है और एक ये भी है। तो कौन से डायगोनल को यहां पर लेना है हमें? जो दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकल रहा है, उस डायगोनल को हमें यूज करना है। ठीक है, तो अब यहां पर पैरेललोग्राम लॉ के बेस पर आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ OP वेक्टर प्लस OS vector because they are two adjacent sides of a given parallelogram and this is equal to OQ vector। ये पैरेललोग्राम लॉ के बेस पर डिसाइड कर लें। अब बच्चों OP किसके इक्वल है? तो A वेक्टर। OS किसके इक्वल है? B वेक्टर। और OQ किसके इक्वल है? R वेक्टर। इसका मतलब है R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो इस टाइप से ये पैरेललोग्राम लॉ को हम यूज कर सकते हैं। स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन रिवर्स ऑर्डर, डायगोनल which originate from the intersection point of the two vector gives the resultant vector of the two vectors। ठीक है, हम दोनों वेक्टर का सम कहां पर होगा, ये दोनों लॉ में हमने देख लिया। अब बच्चों आपको ये लगेगा कि ये दो लॉ हैं, अलग अलग हैं, क्या दो वेक्टर के एडिशन का रिजल्ट एक ही आएगा दोनों लॉ से या अलग आएगा? तो बच्चों ये वैसे ही है जैसे किसी मैथमेटिक्स को, किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप दो मेथड यूज करते हो, लेकिन आंसर आपको एक ही मिलना चाहिए, उनका आंसर सेम होना चाहिए। आंसर अलग अलग आ गया तो फिर वो मेथड एक ही, अलग अलग मेथड के बेस पर रिजल्ट अलग अलग हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो क्या बोला अभी हमने यहाँ पर कि हमें दो वेक्टर दिए हैं, अब हम इनको ऐड करना है, चाहे हम ट्राइंगल लॉ से ऐड करें या हम पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करें, रिजल्ट हमें एक ही मिलेगा। और बच्चों इसको वेरीफाई कर लो आप। अभी आपने पैरेललोग्राम लॉ यूज किया इस डायग्राम में और आपको रिजल्ट मिला OQ मींस R वेक्टर। यदि आप ट्राइंगल लॉ को यूज करते इसी डायग्राम में, यूज कीजिए, कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए, तो आपने ट्राइंगल ले लिया OPQ, ये ट्राइंगल ले लिया OPQ, और इसमें ट्राइंगल लॉ यदि अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। ठीक है, तो OP किसके इक्वल है? A वेक्टर के। PQ किसके इक्वल है? तो PQ इज इक्वल टू OS, क्योंकि PQ और OS पैरेलल है। तो यहां पर PQ की जगह हम क्या लिखेंगे? B वेक्टर इज इक्वल टू OQ, ये हो जाएगा R वेक्टर। ठीक है, तो बच्चों देखिए आपके पास में आंसर सेम है, A प्लस बी ये R के इक्वल है, यहाँ भी A प्लस बी R के इक्वल है। ये हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से देखा था और इसी डायग्राम में हमने ट्राइंगल सेलेक्ट करके ये निकाल लिया, आंसर हमें सेम मिल रहा है। तो एडिशन करने के लिए दो अलग अलग मेथड बताया, लेकिन इन दोनों मेथड से रिजल्ट हमें सेम मिल रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये इतनी सारी जो बातें हमने आज की हैं वेक्टर से रिलेटेड, ये सभी आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब सवाल ये है कि यदि दो वेक्टर होंगे, उनका सम निकालना है, तो हम किस मेथड को यूज करेंगे? तो ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। लेकिन यदि दो से ज्यादा वेक्टर होंगे, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर, अब इनका सम यदि निकालना है तो क्या प्रोसीजर? तो बच्चों प्रोसीजर हम लॉ ऑफ पॉलीगॉन को यूज करें। ठीक है, और पॉलीगॉन लॉ जो है वो एक्चुअली ट्राइंगल लॉ से ही आगे प्रूफ होगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। अभी यहाँ तक जो बताया हुआ है बहुत ध्यान से इसको स्टडी कीजिए, ये सब बेसिक है। आगे के चैप्टर्स के लिए ये चैप्टर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी डाउट हो पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा सकते हैं। थैंक यू।